नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 58, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो पिछला वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 59, और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। और इससे पहले के सभी पार्ट की अलग से सीटेट अपर प्राइमरी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर अलग अलग आप प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर है वो थी, उपज का चौथा भाग थी, उपज का छठा भाग थी, उपज का आठवां भाग थी, या उपज का आधा भाग थी। ये चार ऑप्शन थे, आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो उत्तर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपज जो है उसका छठा भाग आपका सही हो जाएगा। तो जिसने जिसने ऑप्शन बी उत्तर दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। थोड़ा सा इसके बारे में यदि बात करें तो जो गुप्त युगीन स्मृतियां हैं उसके अनुसार राजा जो है अपनी प्रजा के प्रति की गई जो सेवाएं हैं उसके बदले में उपज का छठा भाग पाने का अधिकारी जो है वो होगा, और इसे जो है वो भाग कहा जाता था, जो कि आप कह सकते हैं तत्कालीन जो राजस्व था उसका मुख्य स्रोत भी जो है उसके अंतर्गत आता था। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? मेगस्थनीज की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, विशाख दत्त की सहायता से, या पिलनी की सहायता से। के चार ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। तो बहुत ही फेमस है इनका नाम। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तो आपने नाम अवश्य जो है वो सुना होगा। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और उनके प्रोत्साहन से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने नंद वंश को हराया था, या नंद वंश के जो अंतिम राजा थे उनका हराया था, जिसका नाम था घनानंद। जिसका नाम क्या था? घनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा। अब इसको हराने के बाद ही भारत के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में आपका जो मौर्य साम्राज्य है ये उभर कर आया था, या कह सकते हैं इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। तो इस प्रकार से ये आया है, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो है वो कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं, या राजशेखर हैं। आपको बताना है स्वप्न वासदत्ता के लेखक जो है वो कौन है। तो ए, बी, सी या डी, चार ऑप्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी भास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वप्न वासवदत्ता जो है महाकवि भास जो है इसका प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसके साथ साथ यदि और बात करें तो इसमें जो है कुल 6 अंक हैं। इसमें कुल जो है वो 6 अंक हैं, और भास जो है इसके नाटकों में ये सबसे ज्यादा जो है वो उत्कृष्ट है। इसके साथ साथ यदि ये बात करें इस नाटक के नामकरण की, तो इस नाटक के नामकरण में राजा उदयन जो है उनके द्वारा जो है नाम देखने को उनका कह सकते हैं मिलता है। और यदि बात करें रस की तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, और हास्य रस को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा। अगला प्रश्न 3 कह रहा है गत तेंदु जातक एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि संबंधित है एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय में, एक महात्मा की दुर्दशा के विषय में, एक यात्री की दुर्दशा के विषय में, या एक कवि की दुर्दशा के विषय से। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। गत तेंदु की यहाँ पर बात जो है वो की गई है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय से संबंधित ये होता है। एक्चुअल में इसमें जो गततेंदु जातक है वो एक दुष्ट राजा की कहानी है। राज्य के जो लोग हैं उसको दुख पहुंचाने के कारण उसे शाप मिल गया था। उसके
राज्य की जो जनता है उससे कर लेने वाले तथा दिन के समय जो लुटेरे थे उनके द्वारा लूटने की शिकायत करती थी। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है वो दिखाई गई हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर के टी सा को, डॉक्टर बी एन राव को या ए के अय्यर को। चार ऑप्शन है, आपको बताना है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी एन राव जो है वो सही हो जाएगा। बी एन राव को विधानसभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल को, कुषाण काल को, चोल काल को या गुप्त काल को। बताना है आपको प्राचीन काल की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है। चार ऑप्शन है, चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन लास्ट वाला यहाँ पर गुप्त काल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल की यदि बात करें तो समय इसका 319 ईसा पूर्व से लेकर या ईसवी से लेकर 540 ईसवी तक देखने को जो है वो मिलता है। और इस अवधि को विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, वास्तुकला है, साहित्य, संगीत आदि के जो क्षेत्र थे उसमें कई उपलब्धियों से चिन्हित जो है वो किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि इस रूप से यह काल भारतीय सभ्यता का जो है वो स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है, या स्वर्ण युग की संज्ञा जो है इसे दी गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छठा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वां संशोधन, 71वां संशोधन, 74वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, यानी कि 73वां संशोधन आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वां जो संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्राप्त की गई थी और उन्हें देश में जो ग्रामीण विकास है उसका कार्य जो है वो सौंपा गया था। यही आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सातवां, भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सलाह ले सकते हैं? निचले सदन के अध्यक्ष की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की। आपको बताना है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सलाह जो है वो ले सकते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में आगे बात करने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको कराता रहूं। अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल होता है जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, तो उनकी सलाह पर ही संसद के निचले सदन को भंग जो है वो कर सकता है। और जो प्रधानमंत्री होता है यहाँ पर वो कैबिनेट में प्रमुख होता है। ये जो है वो कैबिनेट में प्रमुख होता है, वो सरकार के कार्यकारी प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी जो है वो करता है। तो यही आपका सही होगा कि इसकी सलाह से ही आप कह सकते हैं निचले सदन को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है संसद में जो है वो कर सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आठवां, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या उपराष्ट्रपति की। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में। तो
यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उसके सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो दो आंग्ल जो भारतीय सदस्य हैं इसको अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोकसभा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो मनोनीत करता है उन सदस्यों की संख्या जो है वो 12 है, और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसी भी क्षेत्र में जो राज्यसभा में, जैसे कि राष्ट्रपति साहित्य के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में जो ख्याति प्राप्त सदस्य हैं उनको मनोनीत जो है वो करता है। जबकि जो आपका लोकसभा है उसमें जो है ऐसा नहीं, उसमें दो आंग्ल भारतीय जो है वो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नवा। शिकारी एक साथ किसके किनारे पर रहते थे? समुद्री तटों के, रेगिस्तान के, शहरी क्षेत्रों के, या नदी के किनारे? आपको बताना है शिकारी एक साथ किसके किनारे पर रहते थे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी के किनारे जो है आपका सही हो जाएगा। आपने एक लाइन भी अवश्य सुनी होगी कि नदियों के किनारे बहुत सी सभ्यताएं जो है वो बसी हुई थी, तो उससे भी आप इस आंसर को टिक कर सकते हैं। और बात करें नॉर्मल टर्म्स में, तो कई हजार साल पहले जब मानव जो जाति थी उसने खेती की खोज की थी, तब तक मनुष्य शिकारी थे और वे ज्यादातर नदियों के पास और वनों में ही रहते थे, ताकि उनको जीवन जो अपना है व्यतीत करने के लिए, जीवित रहने के लिए खाद्य और अन्य सामग्री जो है वो मिल सके। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतरराज्यीय परिषदों के विनिर्माण से संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में जो एक नया अध्याय जोड़ा गया है वो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है वो या मौलिक कर्तव्य को किस के आधार पर जोड़ा गया है, तो उनके आधार पर जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है। एक तरीका यह भी प्रश्न का पूछने का हो सकता है कि इसे वर्तमान में यानी कि बाद में किस भाग में जो है वो जोड़ा गया, अनुच्छेद किसके तहत रखा गया है, तो भाग 4 का जो है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है वो रखा गया है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां और मौलिक कर्तव्य की संख्या आप सभी जानते हैं, कुल 11 हैं, वो भी ध्यान में आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जो मुद्दे पढ़ाए जा रहे हैं वे केवल राजनीतिक घटनाओं से संबंधित हैं, ज्यादातर राजाओं और लड़ाइयों से संबंधित हैं, साधारण पुरुषों और महिलाओं के जीवन को नहीं दर्शाते हैं, या इसी तरह के कुछ मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जो मुद्दे पढ़ाए जा रहे हैं वो इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कि इसी तरह के कुछ मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से जो है वो संबंधित हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है वो घटनाओं और गतिविधियां जो है होती हैं उनका ब्यौरा प्रदान करती है। और अन्य ऑप्शन को भी आप चाहते तो काट सकते हैं, जैसे कि केवल यहाँ पर वर्ड लगा है, क्या केवल राजनीतिक घटनाएं? आप कहेंगे नहीं, ज्यादातर। ऐसा तो नहीं कि इतिहास की पुस्तक जो है उसमें ज्यादातर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही बात की जाए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर साधारण पुरुषों की बात की गई, तो ऐसा नहीं है, सभी को समान दर्जा प्रदान किया जाता है। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन भी तीनों काट सकते थे, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है वो किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, चुनाव आयोग को है, या सर्वोच्च न्यायालय को है? आपको बताना है कि
भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है वो किसको होता है। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चुनाव आयोग विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं उसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय जो दल है उसका दर्जा देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 13 की निम्नलिखित चरणों में से शिक्षा का कौन सा चरण एक शिक्षार्थी के मौजूदा ज्ञान और आसपास के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करता है। संलग्नता, विस्तार, मूल्यांकन और विस्तार या व्याख्या और विस्तार। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चरणों में से शिक्षा का कौन सा चरण एक शिक्षार्थी के मौजूदा ज्ञान और आसपास के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करता है। चार ऑप्शन है, संलग्नता, विस्तार, मूल्यांकन और विस्तार या व्याख्या और विस्तार। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन संलग्नता जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संलग्नता इसके अंतर्गत जो है वो आएगा और इसमें जो शिक्षार्थी होता है वो जो मौजूदा उसका ज्ञान होता है उसमें नए ज्ञान को क्या करता है, समाहित जो है वो करता है। और उसके साथ साथ जो ये है वो मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ साथ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका भी एक महत्वपूर्ण मॉडल जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 संविधान के 73वें यानी कि 73वें संविधान जो संशोधन है उसका संबंध किससे है। नगर पालिका निगम से, मकान किराया अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से या संसद जो है उनके वेतन और महंगाई भत्तों में वृद्धि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान अवश्य रखिएगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी या डी इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज अधिनियम से जो है वो होता है। पंचायती राज व्यवस्था दूसरे शब्दों में हम इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जो कि आपका संविधान के 73वें संशोधन 1993 जो है इसमें जो संवैधानिक मान्यता है वो जो है वो मिली थी। उद्देश्य क्या था इसका, देश की करीब 2.5 लाख जो पंचायत थी उसको अधिक अधिकार जो है वो प्रदान करके उन्हें और ज्यादा सशक्त बनाना, और ये भी कह सकते हैं कि जो नई नई योजनाएं लागू होती हैं कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा सशक्त जो है वो बनाना, ये सभी उद्देश्य जो है इसमें रखे गए थे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन जो है उसका जनक किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन को जो है वो कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला प्रश्न देखते हैं 15 अधिकार विहीन लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न के ऑप्शन में यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट उत्तर की जो है वो बात करूंगा। तो 5 से 10 सेकंड के पास आपके पास समय है, आप प्रश्न के ऑप्शन पढ़ सकते हैं और सही उत्तर जो है उसका चयन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि नेताओं के निर्णय लेने से पहले व्यापक रूप से सार्वजनिक बहस करना, ये आप कह सकते हैं अधिकार विहीन लोकतंत्र जो है इसमें जो है वो शामिल है। और ये भी कह सकते हैं जो अधिकार विहीन लोकतंत्र है वो सामूहिक निर्णय लेने से भी आपका संबंधित जो है वो होता है। जैसे आप देखते हैं राजनेता को निर्णय लेते तो उन्हें जनता के साथ निर्णायक परामर्श की भी आवश्यकता होती है कि किसी प्रकार का विरोध ना हो, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार जो है उसका सही हो जाएगा। जबकि राज्य सरकार की बात करें तो उसका मुख्य आपका मुख्यमंत्री होता है, यही प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है उसमें डिफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक है। स्मृति संकेत, प्रश्न बैंक, सूचनापूर्ण नक्शे या खोजपूर्ण सॉफ्टवेयर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सूचनापूर्ण
नक्शे जो है आपका सही हो जाएगा। तो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए जो वैचारिक संसाधन होते हैं उसकी कह सकते हैं आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका समय हो गया, सारांश हो गया, सूचना, नक्शे, अवधारणा आदि आपके सभी जो है वो होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये सभी संसाधन छात्र जो है उनको बेहतर तरीके से सीखने में भी जो है वो मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो 42वां, 44वां, 46वां या 50वां, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई और इसके संबंध में जितनी बातें थी वो इससे पहले अभी प्रश्न में आया था, वहां पर मैंने आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ऐड हो सकते हैं, सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि कौन सा इनमें से उद्देश्य जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो डायरेक्ट हम उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से संबंधित ज्ञान का अधिग्रहण, ये आपका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं होता है। बाकी सभी जो लिखे हुए हैं वो आपके उद्देश्य में जो है वो आ जाते हैं। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग यदि बात करें कि भूगोल शिक्षण जो है उसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आनी चाहिए, तो जैसे कि भूगोल संरक्षण है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, या नक्शा है, व्यवहार कौशल है, इन सभी को सिखाने पर ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के संयुक्त अधिवेशन, या संसद का कोई भी जो है वो सदन? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन इनमें से लगा सकता है। तो अपना उत्तर एबीसीडी के फॉर्म में या नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।